न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा हुआ और जासूसी कांड के बड़े आरोपों के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है कि ये तमाम साजिशें जो रची जा रही हैं सबके सब नाकाम होंगी। जासूसी के आरोपों पर अमित शाह का विपक्ष पर ही निशाना है। उन्होंने कहा देश को अपमानित करने की ये साजिश है और इससे हम जीतेंगे। देश की तरक्की को रोकने की ये साजिश है। कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अनुभव है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मॉनसून सत्र में सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है। तो आखिर गृह मंत्री ने क्यों लिखा है? आज स्पेशल रिपोर्ट में बात सियासत में आया जासूस। आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये है कि सरकार राहुल गांधी की जासूसी कर रही है। सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बातें सुन रही है। आरोप यह कि विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकारों की जासूसी कराई गई। सरकार विरोधी तो विरोधी अपनी पार्टी के मंत्री और नेताओं की जासूसी कर रही है, यह आरोप भी है। सवाल निजता का है, सवाल विश्वासघात का है, सवाल सरकार तंत्र के दुरुपयोग का है। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा। संसद में आईटी मंत्री ने जवाब भी दिया है, आरोपों को नकारा, लेकिन अविश्वास का वातावरण तभी खत्म होगा जब सरकार शीशे की तरह पूरी तस्वीर साफ करे। संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है? ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू हुई? प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है? देश सब देख रहा है और समझ रहा है। संसद में जासूसी पर हंगामा। इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन। जासूसी पर बीजेपी बनाम कांग्रेस। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के सनसनीखेज इल्जामों की बौछार और केंद्र सरकार के पलटवार के नाम रहा। कांग्रेस ने सबसे बड़ा आरोप मोबाइल के जरिए राहुल गांधी की जासूसी का लगाया। राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? तो क्या राहुल गांधी समेत सैकड़ों लोगों की जासूसी हुई? इस कहानी को आप इस रिपोर्ट से समझिए, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ, इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल हैं और इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही यह साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। जासूसी को लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र से पहले केंद्र की घेराबंदी की। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने आरोप लगाए, संसद सत्र से पहले ही घेरेबंदी का मोर्चा तैयार था। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब
समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब नए आईटी मंत्री ने दिया, सभी आरोपों को खारिज कर दिया। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. सुना आपने संचार मंत्री को इजरायली कंपनी के जरिए जासूसी करवाने के आरोप कांग्रेस ने लगाए, तो बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। कांग्रेस आरोप पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोपों के सबूत मांग रही है। आज दिन भर बार पलटवार का सियासी खेल चलता रहा, देखिए। इधर संसद में केंद्रीय मंत्री ने जासूसी की थ्योरी को नकारा, उधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सियासी हमला किया। फिर क्या था, बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। वॉक युद्ध शुरू हुआ राहुल गांधी की जासूसी के सवाल से। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे, क्योंकि जहां से कहानी आई है उन्होंने खुद कहा है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको लिंक करने का। बहस से क्यों भाग रहे हैं वो? आज तो सुबह से उन्होंने हाउस को डिसरप्ट किया ना। बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं, वहां पर बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो हर चीज में जेपीसी, पहले कुछ आधार बताएंगे आप? हमें भी कांग्रेस पार्टी से संसद में बहुत सवाल पूछते हैं। कांग्रेस ने निजता के हनन पर बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सियासी खेल शुरू हो गया। मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारे यहां एक सिस्टम है। आज मंत्री जी ने बताया वो सिस्टम ये है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन
रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। सवाल है जासूसी हुई या नहीं हुई। सरकार जासूसी के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार की नीति और नीयत में खोट बता रही है। आज तक ब्यूरो। तो कैसे ये पूरा बवाल दिन भर हुआ आपने देख लिया। संसद में सांसदों के हंगामे से शुरू हुआ मामला संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। लेकिन उसी संसद में आज एक और मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में सीधी टक्कर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। संसद में पक्ष विपक्ष का हंगामा क्या कहता है? क्या विपक्ष को बीजेपी के दलित मंत्री पसंद नहीं? परिचय हो रहा तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही। क्या पिछड़ी जाति का विरोधी है विपक्ष? You don't want to hear? I am responding to the notices given by... क्या महिलाओं को मंत्री बनाने से विपक्ष को कष्ट है? के बाद कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मॉनसून सत्र का फर्स्ट डे, संसद में जाति संग्राम। Please go to your seat. आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री करीब 5 मिनट बोले। 2 मिनट 22 सेकंड लोकसभा में बोले क्योंकि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। 2 मिनट 38 सेकंड राज्यसभा में बोले क्योंकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सारांश यही है कि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री कैबिनेट में नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा सके। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है
वरिष्ठ नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन उससे पहले क्या हुआ फ्रेम टू फ्रेम आपको दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर ने नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, लेकिन जैसे ही नाम लिया विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, it is a customary and tradition. Honorable Prime Minister would like to introduce the new Council of Ministers. After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आरोप विपक्ष पर लगाया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा बीजेपी भी 2013 में मंत्रियों के परिचय के दौरान ऐसे ही हंगामा कर चुकी है। आज तक ब्यूरो। क्या संसद की मर्यादा टूटी? क्या विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा लांघी? हमारी ये रिपोर्ट देखकर जरा समझिए। देश के किसानों के बेटे, देश की महिला, देश के ओबीसी दलित भाई मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। आज संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के टूटने का आरोप संसद में गूंजा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। सबसे पहले सुनिए कौन सी परंपरा टूटी। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय संसद में करवाते हैं। ऐसी प्रथा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त से चली आ रही है। जब नई सरकार बनती है या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब प्रधानमंत्री खुद ऐसा करते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा सके। वैसे कई बार पक्ष और विपक्ष के टकराव में संसदीय परंपराएं पहले भी टूटी हैं। अगर संसद में कामकाज की बात करें तो यूपीए के मुकाबले एनडीए के दौरान संसद में कामकाज ज्यादा हुआ। 2014 से 2019 यानी 16वीं लोकसभा में कुल 1615 घंटे काम हुआ, जो 15वीं लोकसभा से 20% ज्यादा था। जबकि 17वीं लोकसभा के पहले 5 सत्र में भी काम 122% रहा। जबकि पिछले 5 दशकों में सबसे कम काम यूपीए 2 के दौरान हुआ। ये समझिए संसद को चलाने में कितना पैसा खर्च होता है।
संसद को चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी 1 घंटे संसद चलाने में खर्च आता है 1,50 लाख रुपए। राज्यसभा में हर दिन 5 घंटे का और लोकसभा में 6 घंटे का काम होता है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वही मंदिर जहां से देश की दशा और दिशा तय करने वाली नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन उसी संसद से कई बार ऐसी तस्वीरें बाहर आती हैं जो चौंकाती हैं। आज तक ब्यूरो। देश में इस वक्त बारिश भयंकर हो रही है, बादल फट रहे हैं, बिजली गिर रही है। ये कहें तो शायद गलत ना होगा कि तबाही वाला मौसम आ गया है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक, मुंबई से लेकर गुजरात तक सैलाब का हाहाकार है। पहाड़ों पर तो बादल ऐसे फटे कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। अगले 24 घंटे देश में भारी बारिश का अनुमान भी डरा रहा है। आ गया तबाही और बर्बादी वाला मौसम। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सैलाब ही सैलाब। मुंबई में आफत की बरसात, जिंदगी पर हुआ आघात। राजस्थान से गुजरात तक आ गया आफत का। उत्तराखंड में फटे बादल, मौत करने लगी तांडव। बारिश, बिजली और बादलों का तबाही वाला संगम। सैलाब के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। आज सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बारिश वाली मुसीबतों से सामना कराते हैं। दिल्ली इस वक्त जैसे दरिया बनी हुई है। हालात ये है कि घर से निकलो तो समझो गए पानी में, लेकिन दरिया दिल्ली को लेकर कई सवाल भी हैं। पानी पानी देश की राजधानी आखिर क्यों है? दिल्ली हर बार बारिश में क्यों इस तरह से डूबती है? कई इलाके जो निचले हैं, कई अंडरपास, दिल्ली में पानी भरने का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर कब तक दिल्ली में होता रहेगा जल जमाव? हर बार क्यों होती है देश की राजधानी इस तरह से पानी पानी? सवाल जो हमने आपके सामने रखे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश जारी है। लगातार बारिश ने दिल्ली के जैसे दुर्गति कर दी है। इस वक्त सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुरुग्राम भी बारिश के पानी में डूबा डूबा है। दरिया बनी हुई दिल्ली को देखिए। अंडरपास डूबे हैं, बसें डूबी हैं। सड़कों पर पानी बेहिसाब है, चलना दुश्वार है। घर से निकले तो समझो गए पानी में। कार हो या बाइक, बस स्टॉप तक डूब गए हैं। पेड़ टूट गए हैं, रास्तों पर सैलाब ही सैलाब। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। जिधर देखो मुसीबतों का पानी सैलाब बनकर सड़कों पर जमा है। बारिश ने दिल्ली की दुर्गति कर दी है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां इतना पानी भरा है कि तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली कहां-कहां दरिया बनी है। तो आइए देखते हैं दरिया दिल्ली। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली के प्रहलादपुर। और सुनिए, प्रहलादपुर को सिर्फ टीवी पर ही देखिए जब तक बारिश है। प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे से गुजरने की सोचिएगा भी मत। जी हाँ, यह है पुल प्रहलादपुर अंडरपास का सच। पुल के नीचे बस डुबान पानी है। इंसान तो यहाँ से निकलने की सोच भी नहीं सकता है। कार और बाइक का तो इस सैलाब में पता भी नहीं चलेगा। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा प्रहलादपुर अंडरपास की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं।
मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नजारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है और डूब चुकी है। ये नजारा है। हर साल बारिश की वजह से इसी तरीके से पुल प्रहलादपुर जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब जाता है और अगर आप देखें तो हमारे घुटनों की तरफ पानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बस स्टॉप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। दिल्ली में सिर्फ प्रहलादपुर ही नहीं डूबा है बल्कि पूरी दिल्ली में सड़कों पर सैलाब हिलोरे ले रहा है। तस्वीरें आजादपुर मार्केट की भी देख लीजिए। आपको पूरी मार्केट डूबी हुई नजर आएगी। पानी में लोगों के स्कूटर बंद हो रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं। पानी इतना है कि लोग अपने वाहनों के साथ डर डर के आगे बढ़ रहे हैं। आजादपुर में ऐसा लग रहा है जैसे यमुना को इधर ही काट दिया गया हो। मुनीरका में तो इतना पानी भर गया कि पानी को निकालने के लिए पंप तक लगाने पड़ गए। और ये दिल्ली के मथुरा रोड की तस्वीरें देखिए। पानी इतना है कि ऑटो बंद हो गए। लबालब पानी के बीच गाड़ियां निकल रही हैं। बारिश में दिल्ली के तुगलकाबाद में भी बेहिसाब पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि पानी में गाड़ी बंद ना हो जाए इसलिए बच बच कर निकल रहे हैं। अब पालम इलाके में दिल्ली को दरिया बनते देखिए कैसे सड़कों पर यमुना बह रही है। जहां तक कैमरा जाता है वहां पानी ही पानी भरा हुआ है। और अब दिल्ली के द्वारका की ये सबसे भयंकर तस्वीर देखिए। द्वारका सेक्टर 8 में दिल्ली पुलिस के जवान की गाड़ी रोड में समा गई। अश्विनी मेन रोड से जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के नीचे की सड़क एक गुफा जैसे गड्ढे में तब्दील हो गई और गाड़ी पूरी तरह से उस गड्ढे में घुस गई। जैसे तैसे पुलिस वाले की जान बची। प्रगति मैदान हो या इंडिया गेट का इलाका, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। दिल्ली एक दरिया है और डूब कर जाना है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुरुग्राम भी डूबा हुआ नजर आया। यह है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर। साइबर सिटी, हाईटेक, स्मार्ट सिटी, कितने ही नाम हैं गुरुग्राम के। ये लड़की स्कूटी से निकली तो थी किसी काम से, लेकिन पानी में स्कूटी बंद हो गई। गुरुग्राम में इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोगों का यही हाल था। पानी में डूबी हुई कारें, बीच रास्ते बंद पड़ी गाड़ियां, गाड़ियों को धक्का लगाते लोग। तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त लबालब पानी से सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। शीतला माता मंदिर के पास की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सड़कों पर तकरीबन 3 फीट तक पानी जो है वो भर चुका है और लगातार पूरा ट्रैफिक आवाजाही का जो रूट है वो पूरी तरह से इस वक्त बाधित हुआ है। लगातार लोगों को इस जो पानी जो जल भराव इस पूरे एरिया के अंदर हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो गाड़ियां हैं उनके पूरे जो व्हील्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और लगातार जो प्रशासन है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इस एरिया की तरफ से जो है वो बाहर डाइवर्ट जो है वो किया जाए। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके की इस तस्वीर को देखिए। पूरी कॉलोनी पानी पानी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो सारे ड्रेनेज सिस्टम की पोल फिर से खुल गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा, गुरुग्राम, आज तक। देश की राजधानी के हालात आपने देखे। अब देश की आर्थिक राजधानी की हालत भी जरा देख लीजिए। जी हाँ, मुंबई की बारिश में भी मुसीबतों का दरिया बहने लगता है। आज सबसे डराने वाली तस्वीरें आई नवी मुंबई से। यहाँ बारिश के चलते 120 लोगों की जान खतरे में पड़ गई और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसूनी बारिश जमकर कहर ढा रही है। हम आपको डूबती मुंबई में आफतों और मुसीबतों की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको सीधे नवी मुंबई लिए चलते हैं। नवी मुंबई में फंसी 120 लोगों की जान। 78 महिलाओं समेत 120 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। खारघर की पहाड़ी पर फंसे लोगों का वीडियो देखिए। नीचे पानी का तेज बहाव और ऊपर लोहे की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे ऑपरेशन जिंदगी। रस्सियों को थामे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से उफनते नाले को पार करते लोग। मॉनसूनी आफत के बीच फायर ब्रिगेड की टीम 125 लोगों के लिए देवदूत की तरह आई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नौजवान हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, जो मूसलाधार बारिश से अचानक नाले में आए उफान के बीच फंस गए। जिंदगी खतरे में पड़ने लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने नाले पर सीढ़ियों से पुल बनाया और पकड़ने के लिए रस्सियां बांधी गई और एक एक कर 120 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। नवी मुंबई में थाने में सैलाब का कब्जा। और अब नवी मुंबई के इस दरियाई पुलिस स्टेशन को देखिए, पूरा थाना डूबा हुआ है। कोई पुलिसकर्मी मेज पर बैठकर काम कर रहा है तो कोई डूबी हुई कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर काम कर रहा है। थाने के गलियारे में पानी ही पानी है। पानी की बोतलें भी तैर रही हैं। मुंबई के भांडुप का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, कैसे एक शख्स बारिश के पानी में चला आ रहा था। जैसे ही उसका पैर मैनहोल के ढक्कन पर पड़ा, वो मैनहोल में गिरते गिरते बचा। भांडुप के शख्स की किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन नाला सोपारा में 4 साल का बच्चा मैनहोल में डूबने से नहीं बच सका। ये 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिरने के बाद कहां गया, अभी तक कुछ पता नहीं है। इस वक्त हम हैं अंधेरी सबवे पर और यहाँ आप देख लीजिए कि काफी सारा जो सड़क है वो बंद किया हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं आए। ये जो सबवे है, सबवे का हाल आप देख लीजिए इस वक्त इस तरह का है कि ट्रैफिक डाइवर्जन पूरा बंद कर दिया गया। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि पानी जो है वो सबवे के नीचे है, इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे जो अंधेरी सबवे के ऊपर से गुजर रही है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। रेलवे की जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस से अलावा कई सारे जो लोग हैं वो लोगों की मदद करने के लिए लगातार यहाँ खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि 20 से 23 जुलाई के बीच मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। लिए चलते हैं आपको अब जरा गुजरात। बारिश ने यहां भी जीना दुश्वार कर दिया है। सूरत में भयंकर पानी है, बाढ़ जैसा मंजर है। सूरत में 50-60 यात्रियों से भरी बस सैलाब के बीच फंस गई। तो बिहार के रोहतास में बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए लोगों की जिससे सांसें अटक गई। आइए देखते हैं तबाही के मौसम में लोगों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश ने गुजरात के सूरत की सूरत और सीरत दोनों ही बदल दी है। तस्वीरें सूरत के सड़िया हेमत गांव की हैं। गांव पूरा टापू बन गया है। जब यहां से एक 50-60 यात्रियों से भरी लग्जरी बस गुजरी तो निकल नहीं पाई और पानी में बुरी तरह से फंस गई। कई घंटों तक बस के यात्री पानी के बीच खड़ी इस बस में फंसे रहे। बाद में गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सैलाब के बीच से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूरत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात को 24 घंटों की बारिश ने डुबो दिया है। गुजरात के वलसाड का भी हाल बेहाल नजर आया। बारिश में पूरा शहर डूबा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हो गए हैं। निचले इलाकों में कई घर आधे आधे डूब गए हैं। घरों के अंदर भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। दुकानों में भी पानी भर गया है। रोहतास में लहरों के बीच अटकी सांसें। चारों तरफ उफनती हुई लहरें और लहरों के बीच फंसे 2 इंसान। लहरों का खौफनाक शोर सुनिए।
लहरों के शोर के बीच टीले पर खड़े इन दो बेबस लोगों को देखिए, ऐसा लगता है कि साक्षात काल से सामना हो गया हो। ये तस्वीर बिहार के सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड की है। कल मौसम सुहाना था, लिहाजा मौसम का मजा लेने ये दोनों अपने साथियों के साथ कैमूर पहाड़ी के इस झरने में पहुंच गए। मस्ती की पिकनिक उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुंड में अचानक पानी बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ऊंचाई की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये दोनों लोग इस टीले से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये दोनों किनारे से काफी दूर नहा रहे थे और जब तक यहाँ तक पहुंचे कुंड लबालब भर चुका था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग बेबस इन दोनों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुंड में उतरकर इन्हें बचाने की। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने से भयंकर तबाही आई। घर बार तहस नहस हो गए। उत्तराखंड में फटे बादल, आई तबाही। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है। यहाँ की दो अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। टिहरी गढ़वाल के भिलांगना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। इससे पहले उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।